हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ईजेड आइसोमेरिज्म या सिन एंटी आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही क्यों है। तो इस बात को हम लोग सबसे पहले अल्केन और अल्कीन में जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है उससे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अल्केन है CH3CH3, 2 कार्बन का अल्केन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आप जानते होंगे कि रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी होता है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में रोटेशन परमिसिबल है। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, इसके अलोंग रोटेट होते रहता। इसलिए तो कन्फॉर्मेशन भी होता है अल्केन में, कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशन होता है क्योंकि रोटेशन जो है सिंगल बॉन्ड के अबाउट परमिसिबल है, रूम टेम्परेचर पे होता रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रोटेशन जो है वो परमिसिबल है। मगर डबल बॉन्ड को अगर देखिए, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड लीजिए, तो इस केस में क्या होता है कि इस डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन परमिसिबल नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर इसको रोटेट करिएगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो रोटेशन जो है परमिसिबल नहीं है, रोटेशन नॉट परमिसिबल। या आप ऐसे कहें कि रूम टेम्परेचर पे इसमें रोटेशन नहीं होता रहता, मगर अल्केन में रूम टेम्परेचर पे रोटेशन होता रहता है। तो हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फास्ट एट रूम टेम्परेचर इन अल्केन्स। यानी अल्केन में रूम टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन होता रहता है, यानी मॉलिक्यूल जो है कन्फॉर्मेशन चेंज करता रहता है। मगर अल्कीन में ऐसा सिचुएशन नहीं है। इस बात को थोड़ा और हम लोग गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन है और इसके बीच डबल बॉन्ड है। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है और एक यहाँ पे Cl ग्रुप है जो बाहर आ रहा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है जो अंदर जा रहा, और Cl ग्रुप है जो बाहर आ रहा। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगा? ये तो सिग्मा फ्रेम हमने दिखा है, एक प्लेन में सारा बॉन्ड होगा। तो ये जो सारा बॉन्ड है आपका एक प्लेन में है, तो ये सारा बॉन्ड एक प्लेन में है। सिग्मा बॉन्ड जो है एक ही प्लेन में सारा बॉन्ड है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक पाई ऑर्बिटल है, ए वाला, और यहाँ भी है ये पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कहिए जिसको। ये दोनों जो है ओवरलैप है, जिससे कि आपका पाई बॉन्ड बना। तो यही जो है आपका पाई बॉन्ड बनता है। अगर आप कोशिश करिएगा, ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर आप कोशिश करिएगा कि इस बॉन्ड को रोटेट कर दे डबल बॉन्ड के अलावा, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, जो कि रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता। यानी ये जो बॉन्ड है फिक्स बॉन्ड है, ये टूटने नहीं जा रहा। अगर ऐसा है, इसका मतलब है क्लोरीन का पोजीशन फिक्स है और हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स है। यानी हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है तो अंदर ही रहेगा, क्लोरीन प्लेन के बाहर है तो प्लेन के बाहर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इस बॉन्ड के बाद जो रोटेशन है वो परमिसिबल नहीं है। इसीलिए इसका ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो जा रहा। यानी कि इस फॉर्मूले का 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। कौन सा फॉर्मूला कंपाउंड का? ये है C2H2Cl2। इस कंपाउंड का इस फॉर्मूला का 2 कंपाउंड हो जाएगा। एक तो वो जिसमें हाइड्रोजन पीछे है और क्लोरीन बाहर है, और दूसरा क्या हो सकता है जिसमें क्लोरीन पीछे है हाइड्रोजन बाहर है। यानी कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं,
एक तो फॉर्मूला वो हुआ जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अंदर साइड में है प्लेन के, और क्लोरीन जो है दोनों बाहर साइड में। दूसरा ऐसा हो सकता था कि एक हाइड्रोजन अंदर है मगर यहाँ का हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ का क्लोरीन इधर है, यहाँ का क्लोरीन इधर है, तो दो बेसिकली आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जिसमें दोनों क्लोरीन एक ही साइड है उसको हम लोग बोलेंगे सिस, और जिसमें क्लोरीन अपोजिट साइड है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। ये सारी बात जो अभी हमने डिस्कस किया इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा अभी, हमने कहा फ्री रोटेशन डज नॉट अकर अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन at room temperature because of its pi bond which forms by side overlap of 2p orbitals। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं टूट रहा, पाई बॉन्ड जो है रूम टेम्परेचर पर नहीं टूट रहा, क्योंकि पी लोब का एक साइड में ओवरलैप है। इस ओवरलैप को आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको 240 किलोजूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसी चीज़ को, बॉन्ड को तोड़ने को हम यहाँ दिखा रहे हैं। यही चीज़ अभी हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और इसका ऊपर में आपका पी लोब है। इस पी लोब के बीच में बॉन्ड बना हुआ। इस पी लोब को अगर तोड़ना चाहते हैं आप तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी दीजिएगा और इस बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये रोटेशन परमिसिबल है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो पी ओवरलैप को तोड़ दिया तो क्या होगा, ये उधर की तरफ चला जाएगा, ये उधर की तरफ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। मगर इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 240 किलोजूल पर मोल। इतना एनर्जी अगर आप देंगे तभी ये टूटेगा। रूम टेम्परेचर पे ए रोटेशन परमिसिबल नहीं है, इसीलिए आपको इस कंपाउंड का, जिसमें अभी ऊपर वाले दिखाया था CH2Cl2, उसमें दो आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, सिस और ट्रांस। तो हम लोग कहते हैं alkenes with same molecular formula and the same connectivity of atoms can exist as stereoisomers called geometrical isomers। यानी इसमें डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो है रोटेशन परमिसिबल नहीं है, इसी कारण से आपका दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। उसको हम लोग स्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे, जो कि एक स्पेशल टाइप का स्टीरियोआइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर दो तरीके हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दूसरा हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये जो है आपका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है यहाँ पे। तो कौन कौन सा कंपाउंड है कार्बन का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए जो पहला कंडीशन है वो आपका जो कंपाउंड होना चाहिए वो CX डबल बॉन्ड CX के फॉर्म का होना चाहिए। तो हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पहले डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हुआ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपाउंड दिया हुआ जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और इस कार्बन पे X ग्रुप लगा हुआ और बाई ग्रुप लगा हुआ। सेम चीज, इस कार्बन पे X ग्रुप लगा हुआ, अब बाई ग्रुप लगा हुआ। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये दोनों X जो है चाहे तो एक ही साइड में या तो दोनों X अपोजिट साइड में, ऐसे एक X इधर एक X इधर, यानी अपोजिट साइड में हो जाए, और इधर बाई एक बाई इधर। इसी चीज को हमने यहां दिखाया है, ये दोनों बाई एक साइड, डबल बॉन्ड के एक साइड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक साइड में है दोनों बाई, और दोनों X एक साइड है। इस केस में दोनों एक सेम साइड नहीं है, अलग अलग साइड है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अगर इस केस के डिस्टेंस को आप कहते हैं L1 X के बीच में, तो अब जो डिस्टेंस है यहाँ वो L1 नहीं होगा, वो कुछ दूसरा डिस्टेंस होगा L2। यानी कि इस केस में L1 जो है L2 के बराबर नहीं है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब जब होगा तो डिस्टेंस का फेर होगा।
किसी दो ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस एक कंपाउंड में है वही डिस्टेंस दूसरे में नहीं रहेगा, इसलिए तब इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी ज्योमेट्री यानी डिस्टेंस जो है सेम नहीं है। तो हम कह रहे थे कि इस फॉर्मूला का CX डबल बॉन्ड CX इस कंपाउंड का, इस फॉर्मूला का दो आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, एक वो जिसमें दोनों X एक साइड है, एक दूसरा जिसमें दोनों X एक साइड पे नहीं है। अब देखिए, जब दोनों X अपोजिट साइड में है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पे ट्रांस है, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर है, एक प्लेन में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्लेन है, इसी में आपका पूरा मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट कर रहा है। और जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर है, पाई क्लाउड इसके ऊपर है और पाई क्लाउड इसके प्लेन के नीचे है। इसमें पूरा सिग्मा फ्रेम यानी सिग्मा बॉन्ड जो भी है वो इसी प्लेन में है। तो जब X दोनों अपोजिट साइड में है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस आइसोमर, और जब दोनों X एक साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर, यानी सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिस ट्रांस आइसोमर तभी हो सकता है जब इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगा हुआ डिफरेंट है, उसी तरीके से इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगा हुआ डिफरेंट है, एक X है दूसरा Y है, दोनों सेम हो जाए, मान लीजिए दोनों XX हो गया, उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग समराइज ऐसे कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल only if an alkene has two different atoms or groups of atoms attached to each double bonded carbon atom। तो कार्बन जो है आपके पास, उसका डबल बॉन्ड के साइड दो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, एक कार्बन ए वाला है, एक कार्बन ए है। तो कह रहा है कि दोनों पे ही डिफरेंट होना चाहिए, ग्रुप्स होना चाहिए जो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि ये वाला कंपाउंड लीजिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दो क्लोरीन है, वन पोजीशन पे और दूसरा पोजीशन पे। इस केस में इस कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ वो डिफरेंट ग्रुप है और इस कार्बन पे भी जो ग्रुप लगा हुआ वो डिफरेंट ग्रुप है, यानी इस कंपाउंड का सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मगर नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इस केस में भी दो क्लोरीन है, मगर क्या हुआ है, ये दोनों क्लोरीन इसी कार्बन पे आ गया और इस कार्बन पे भी दोनों हाइड्रोजन चला गया, यानी इधर साइड भी आइडेंटिकल ग्रुप है और इधर साइड में भी आइडेंटिकल ग्रुप है। तो इस केस में सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसका दूसरा आइसोमर बनाइए। आप क्या करिएगा, इसको इधर शिफ्ट करिएगा, इसको, तो कंपाउंड तो वही रह जाएगा ना। हाइड्रोजन को उधर ले जाइए और इस हाइड्रोजन को इधर लाइए, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो सिचुएशन है जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी कोई भी सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में देखिए इधर तो ठीक है कि डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, मगर इधर वाला कार्बन देखिए दोनों जो है सेम ही हो गया, तो फिर इसका सिस ट्रांस नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप उलट के देखिए, इधर हाइड्रोजन को ले जाइए, इस हाइड्रोजन को इधर लाइए, या ग्रुप को कहिए इधर को उधर करते हैं। सोच रहे होंगे आपकी नया कंपाउंड बनेगा, लेकिन नया तो नहीं बनेगा। आप कॉपी पे लिख के देखिए, और हम हमेशा कहते हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो पेपर पेन साथ में रखिए और आप मॉलिक्यूल्स को लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपना एक्सरसाइज करिए, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो हमने कहा कि क्या कंडीशन है जब सिस ट्रांस आइसोमर होगा। कंडीशन यही है कि दोनों ही कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से है उस पर डिफरेंट टाइप का ग्रुप लगा होना चाहिए। तो ये तो हुआ चेन में डबल बॉन्ड है तब। कभी कभी रिंग में डबल बॉन्ड हो जाता है। तो रिंग में डबल बॉन्ड है, अगर रिंग छोटे साइज का जैसे 3 मेंबर का 4 मेंबर का, तो उसमें ज्योमेट्री केवल एक ही चीज अलाउ करता है। जैसे 3 मेंबर का रिंग लीजिए, मान लीजिए ये 3 मेंबर का रिंग अगर है आपके पास, तो ज्योमेट्री अलाउ एक ही चीज करता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्री क्या अलाउ करेगा कि इधर हाइड्रोजन हो और इधर हाइड्रोजन हो। यानी कि इस केस में अगर आप देखिए क्या हो रहा, दोनों हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है आपका, इस डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन जो है दोनों एक ही साइड में है, इधर साइड में ग्रुप है इधर साइड में ग्रुप है। तो दोनों हाइड्रोजन जो एक ही साइड में है
यानी कि इसका सिस आइसोमर है। इसका ट्रांस आप बना ही नहीं सकते हैं। ट्रांस आप बनाने की कोशिश करिएगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड को जब उधर ले जाइएगा, यानी कि ये बॉन्ड इधर आना पड़ेगा, हाइड्रोजन को इधर आना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा। यानी ज्योमेट्री अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप 3 मेंबर में ट्रांस बना सके, क्योंकि रिंग का स्ट्रेन है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड को उधर ले ही नहीं जा सकते आप। तो सिस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 मेंबर का रिंग अगर देखिएगा आप, ये आपका 4 मेंबर का रिंग है। इस केस में भी अगर आप देखिए तो दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही साइड में है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के दोनों एक ही साइड है। इधर आपका बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है उधर साइड में नहीं जा सकता, उधर साइड में नहीं जा सकता, इसलिए इस कंपाउंड का केवल सिस एग्जिस्ट करेगा। 5 का बनाइए, अगर 5 का भी आप बनाइएगा तो जो है हाइड्रोजन केवल सिस का पॉसिबिलिटी है। मगर अब जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ाइएगा, ये चेन जो है फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा, रिंग के बीच में स्ट्रेन शुरू हो जाएगा। बड़ा सा चेन आप बना दिए तो बड़ा सा रिंग होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, यानी चांसेस अब है कि ए वाला बॉन्ड उधर चला जाए और हाइड्रोजन इधर चला जाए। यानी जैसे जैसे आप रिंग का साइज बढ़ाएंगे, चांसेस है कि ट्रांस बनना भी शुरू हो, यानी कि उस कंपाउंड का सिस एज वेल एज ट्रांस दोनों एग्जिस्ट कर सकता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं cycloalkanes in a small and medium size ring compounds have cis configurations। 3, 4, 5, 6 ये सब में केवल साइक्लोअल्कीन अगर है तो कब केवल सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर आप चेन का साइज बड़ा बनाइए, हो सकता है कि उसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए। जैसे साइक्लोऑक्टीन 8 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ए वाला भी साइक्लोऑक्टीन ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप देखिएगा तो ये दोनों साइक्लोऑक्टीन है जिसमें एक सिस है और दूसरा ट्रांस है। ए वाला क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, यानी हाइड्रोजन दोनों एक साइड, डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन दोनों एक साइड, ये डबल बॉन्ड है, यानी ये कैसा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। इसमें देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और इसमें एक हाइड्रोजन इधर होगा, यानी डबल बॉन्ड आपका इधर है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है और दूसरा हाइड्रोजन इस साइड में है, यानी ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा इसका। यानी ये ट्रांस, यानी 8 मेंबर का रिंग है तो उसमें सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करेगा। कम साइज का रिंग है तो उसमें केवल सिस एग्जिस्ट करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि रिंग का ज्योमेट्री आपको ट्रांस बनने में अलाउ नहीं करता अगर छोटे साइज का रिंग है तो। इसी बात को हम समराइज कर सकते हैं। सो विथ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स टू स्पैन टू 2 कार्बन atoms of the double bonds, the strain of the trans isomer becomes less severe। तो आप जब ट्रांस बनाइएगा तो उसके कारण स्ट्रेन आता है, तो जैसे जैसे CH2 ऐड करते जाइए, यानी कंपाउंड बड़ा होता जाता है, तो उस केस में आपका ट्रांस के कारण जो स्ट्रेन है वो बहुत कम है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। यानी CH2 ऐड करते जाइए कंपाउंड में, यानी साइक्लोअल्कीन में, तो आपका स्ट्रेन कमेगा, ट्रांस होने का चांस जो है बढ़ता जाएगा। जैसे कि 10 कार्बन का चेन, इसको बोलेंगे डिकीन, साइक्लोडिकीन, इसका दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, दोनों में ही 10 कार्बन है। एक हो गया, हम लोग यहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन का चेन है। इधर भी वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन किधर है, इधर, और यहाँ हाइड्रोजन किधर है, ऊपर, यानी जो है हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। मगर इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर होगा, तो दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही साइड है। डबल बॉन्ड आपका ए वाला है, दोनों डबल बॉन्ड के एक ही साइड है, इसीलिए जो है सिस कंपाउंड है, यानी सिस साइक्लोडिकीन, और एक जो है आपका ट्रांस साइक्लोडिकीन है। एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो इस प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं, इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल अराउंड आइदर ऑफ द डबल बॉन्ड्स ऑफ जिरानॉल
जेरानियोल, ये नेचुरल ऑयल। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ जेरानियोल, इस कंपाउंड में आपको बताना है कि किस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। दो डबल बॉन्ड है, तो देखिए इस डबल बॉन्ड को अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन से एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप जो है सेम है, यानी कि एक्स वाई टाइप का चीज नहीं है। दोनों ग्रुप अगर सेम हो गया तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट कोई भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इस डबल बॉन्ड के अबाउट नो सिस ट्रांस। दूसरे वाले के अबाउट बताइए, यहां पे देखिए इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ और इधर एक बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ, तो दोनों अलग अलग ग्रुप है। और इधर साइड में देखिएगा तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ और दूसरा CH2OH ग्रुप लगा हुआ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ हम फिर से लिख के दिखा देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर साइड में CH2OH है, इधर CH3 है और इधर साइड में ये वाला मोलिक्यूल CH2CH जो लगा हुआ, CH2CH बाकी इधर की तरफ जो लगा हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और CH2OH दोनों अलग अलग टाइप का ग्रुप, यहाँ पे CH3 और ये वाला बड़ा वाला ग्रुप दोनों अलग अलग टाइप का ग्रुप। यानी इस कंपाउंड में दोनों डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसमें दोनों ही कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। आप ये कहें कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये अलग बात है कि इस केस में नाम जो हम लोग देंगे, एक नया IUPAC नोमेनक्लेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। कुछ देर के बाद हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, इसका नाम थोड़ा डिफरेंट होगा, मगर इस कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें कहा जा रहा है डिटरमिन द सिस ट्रांस ज्योमेट्री अराउंड द डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। This compound is a trail pheromone of termites. The chain is numbered starting from carbon atom with the hydroxyl group. How many geometric isomers are possible for this structure? इस कंपाउंड में आपको कितना डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में। और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें नंबरिंग जो आप शुरू करिए, कहाँ से करिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करिए। कंपाउंड में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप खोजना है, यहाँ है, एक है ये, तो इसको 1 नंबर दे दीजिए कार्बन को, इसको 2 नंबर दे दीजिए, इस कार्बन को 3, 4। ये नंबरिंग को IUPAC नोमेनक्लेचर से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट हम लोग नोमेनक्लेचर नाम दे रहे हैं। यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कार्बन का चेन है। अब तीनों डबल बॉन्ड में किस किस डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस ट्रांस होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखिए इस डबल बॉन्ड में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन एक साइड में और दूसरे साइड में दूसरा ग्रुप, तो दोनों ही अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन पे। यानी इस कंपाउंड में 9-10 के बीच में जो है सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कार्बन नंबर 8 और 9, 9-10 नहीं, कार्बन 8 और कार्बन 9 के बीच में जो है सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा आप समझ गए, क्योंकि जो दोनों ग्रुप लगे हैं दोनों कार्बन से, इस कार्बन से एक ग्रुप लगा हुआ और ये दूसरा ग्रुप लगा हुआ, इसी तरीके से इस कार्बन से जो एक ग्रुप लगा हुआ, एक ग्रुप लगा हुआ, दोनों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए इस केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6-7 के बीच वाला कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें इधर साइड में दूसरा ग्रुप, इधर साइड में दूसरा ग्रुप, इधर साइड में दूसरा ग्रुप, इधर साइड में कुछ दूसरा ही ग्रुप लगा हुआ, यानी इस केस में भी आपका जो है सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड को देखिए, यानी नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड को देखिए। इस डबल बॉन्ड को देखिएगा 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में आपका जो डबल बॉन्ड है, उस केस में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। इधर जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, इस कार्बन से इधर डिफरेंट ग्रुप है और इधर तो इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ, तो इस केस में भी आपका जो है सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा।
यानी तीनों ही डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये बताना है कि कितना टोटल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। यानी 3 सेंटर है, एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे। तो इस केस में बेसिकली आपको 8 हो सकता है, 2⁻³ 8 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा आपको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं। सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। पहला, जैसे 3 डबल बॉन्ड है तो पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सिस ट्रांस हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी सिस ट्रांस हो सकती है 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी सिस ट्रांस हो सकती है 2 पॉसिबिलिटी। और सब इंडिपेंडेंट है, यानी जब इस पे 2 होगा तो इस पे 2 होगा, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे इंडिपेंडेंट है। तो इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। परमुटेशन कम्बिनेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो इस केस में 2 पहले के लिए, 2 दूसरे के लिए, 2 तीसरे के लिए पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 है। आप चाहें तो इसे नाम भी लिख के शुरू कर सकते हैं। आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में लिखते जाइए, पहला सिस, दूसरा सिस, तीसरा सिस, पहला सिस, दूसरा सिस, तीसरा ट्रांस, पहला सिस, दूसरा ट्रांस, तीसरा सिस। पर इसी तरह से आप लिखिएगा तो आप टोटल 8 आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर आपको मिलेगा। तो हम कहेंगे आप इसको टेबल को जरूर लिखिए ताकि आपको बाकी आने वाले चैप्टर में चीज़ें क्लियर हो। तो अभी हमने देखा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है, या हम ऐसे कहें कि नोमेनक्लेचर जो सिस ट्रांस का जनरली तभी यूज होता है जब CXY डबल बॉन्ड CXY टाइप का कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड है तभी आप सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। यानी जो कार्बन नंबर 1 पे जो ग्रुप लगा है वही ग्रुप इस पे भी लगा हुआ, जनरली तभी हम लोग सिस ट्रांस यूज करते हैं। या तो एट मैक्स दोनों पे कम से कम एक ग्रुप कॉमन है, X कॉमन है, यहाँ पे Y हो सकता है, यहाँ पे Z हो सकता है। तो इस केस में भी हम लोग सिस ट्रांस कह सकते हैं। मगर हर समय ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हुआ ऐसा अल्कीन जिस केस में डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि EZ नोमेनक्लेचर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए वो कब यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो हमने जैसा कि पहले कहा, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन इजिली बी यूज फॉर एनी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यानी आपके पास एक ऐसा अल्कीन है जिसमें कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप लगा हो या 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हो, या कहें कि 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, जैसे ऐसे CH3CH3। तो इस केस में आप आसानी से इसको सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल था। अगर कहते हैं हाइड्रोजन दोनों एक साइड में है तो सिस, हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। और ये जो दोनों ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, या तो ये दोनों XX हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों CH3CH3 जैसे यहाँ पे XX है, या तो CH2CH3 एक हो जाए और दूसरा CH3 हो जाए, यानी X हो जाए और दूसरा Y हो जाए, तब भी हम लोग सिस ट्रांस डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि उस केस में हम लोग सिस ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, HH के रेस्पेक्ट में। यानी कंपाउंड आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उस केस में आप सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। मगर व्हाट अबाउट ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर आपके पास ऐसा अल्कीन है जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ऐसा अल्कीन है तो फिर कैसे नोमेनक्लेचर करिएगा। सिस ट्रांस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है नहीं, 2 से कम हो गया। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ये भी आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। इस केस में आप कैसे नोमेनक्लेचर करिएगा। ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। डिस्टेंस देखिए, आप अगर डिस्टेंस देखिएगा तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में डिस्टेंस इतना है, और यहाँ पे बेसिकली हम इसको उलट सकते थे। तो हम क्या करते कि क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालिए, आप ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस देखिए। ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस जो है यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इतना है। तो L1 ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। यानी ये दोनों जो कंपाउंड है सेम कंपाउंड नहीं है। मगर इसको हम सिस ट्रांस नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं जिसके रेस्पेक्ट में सिस कहें या तो ट्रांस कहें।
कोई दो सेम टाइप का ग्रुप नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग सिस या ट्रांस कहें। तो इस केस में हम लोग एक नया नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम लोग ईजेड नोमेनक्लेचर करते हैं, और ये सेम ही आइडिया है जो कि हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर में पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये कहेंगे इस नोमेनक्लेचर का जो समरी है वो कुछ ऐसा है, हर कार्बन पे, यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन होगा, दोनों कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा है यानी पहले पे, उसमें एक को लो प्रायोरिटी डिसाइड करिए और दूसरे को हाई प्रायोरिटी। उसी तरीके से दूसरे वाले कार्बन पे एक को लो प्रायोरिटी और दूसरे को हाई प्रायोरिटी। अगर ये लो और हाई प्रायोरिटी का ग्रुप कुछ ऐसा है, मान लीजिए लो लो दोनों एक ही साइड है डबल बॉन्ड के, जैसा कि इस केस में, तो हम लोग बोलेंगे जेड आइसोमर। अगर लो और लो अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड यानी डायगोनल पे है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ई आइसोमर। ई मतलब इलोंगेटेड, ऐसे आप एनालॉजी में ऐसे याद रख सकते हैं। इलोंगेटेड बेसिकली ये सब जो वर्ड है दूसरे लैंग्वेज के वर्ड से आया है जहाँ पे जेड और ई का प्रॉपर मीनिंग होता है, बट आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं। ई मतलब इलोंगेटेड, यानी ये जो बॉन्ड है इलोंगेटेड है, लंबा है यानी दूर में है, यानी अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड के, यानी लो प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड में है तो हम लोग इसको ई कहेंगे। अगर सेम साइड है तो उसको हम लोग जेड कहेंगे। आप चाहते तो इसको हाई प्रायोरिटी से भी डिफाइन कर सकते थे, बात सेम ही है। आप कहेंगे हाई प्रायोरिटी अगर सेम साइड है जेड आइसोमर, हाई प्रायोरिटी अगर डायगोनल के लॉन्ग है, अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो उसको हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। तो अगर आपको जेड और ई नोमेनक्लेचर करना है तो मेन चीज़ क्या है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना, यानी असाइन प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ एनी एल्कीन। यानी इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए, उसी तरीके से इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है उसका प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए, फिर आप ईजेड नोमेनक्लेचर आसानी से तय कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है आपका प्रायोरिटी डिसाइड करना। इसके लिए हम लोग सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी रूल का यूज़ करते हैं। सेम आइडिया जो हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका प्रायोरिटी डिसाइड होता है। तो पहला रूल है द एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर रिसीव्स ए हायर प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर का ज़्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तीन ग्रुप है तो ब्रोमीन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी, क्लोरीन उसके बाद उससे कम, फ्लोरीन उससे कम, उससे कम, हाइड्रोजन जो है सबसे कम, तो हाइड्रोजन को सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन को अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन और यहाँ लगा हुआ ब्रोमीन, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगा, और क्लोरीन का लो प्रायोरिटी है, क्लोरीन का लो एटॉमिक नंबर है तो इसको लो प्रायोरिटी मिलेगा। इसी साइड यहाँ चलिए, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ, फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा, इसको हाई प्रायोरिटी, कार्बन का कम एटॉमिक नंबर लो प्रायोरिटी। यानी एटॉमिक नंबर देखिए और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, हाई प्रायोरिटी दीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड से जो लगा हुआ है सेम ही एटॉमिक नंबर है, जैसे हाइड्रोजन और एक साइड में ड्यूटेरियम, इधर कुछ लगा हुआ CH3 और Cl, तो इधर साइड में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मास नंबर पे देखेंगे, जिसका ज़्यादा मास है, हाइयर मास विल गेट मोर प्रायोरिटी, यानी इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगा और इसको लो प्रायोरिटी मिलेगा। ये आपका दूसरा रूल था। इफ टू आइसोटोप्स आर पॉसिबल द वन विथ हाइयर मास हैज़ हाइयर प्रायोरिटी, यानी कि एटॉमिक नंबर पे नहीं हुआ तो हम लोग मास पे चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है या फ्लोरीन जुड़ा है, इधर साइड में दोनों साइड में कार्बन कार्बन जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए हो गया CH2 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन CH3, तब कैसे डिसाइड करिएगा? हाई प्रायोरिटी किसका? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो प्रायोरिटी डिसाइड मुश्किल है। तो हम लोग फिर देखेंगे कि एक कार्बन जो है किस किस से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से, और यहाँ पे देखेंगे कि एक कार्बन किस से जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
तो ए हाइड्रोजन तो सेम है, ए हाइड्रोजन सेम, कोई डिस्कशन नहीं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी इस साइड में ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी इधर को हाई प्रायोरिटी मिल जाएगा और इधर लो प्रायोरिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आगे बढ़ते जाइए, और जहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिले वहाँ पे आप हाई लो का डिसीजन ले लीजिए। तो इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं, इफ़ द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कंसीडर द सेकेंड थर्ड फर्दर एटम्स अंटिल ए डिफरेंस इज फाउंड। तो आगे बढ़ते जाइए अगर सेम एटॉमिक नंबर है, और जब तक बढ़ते जाइए जब तक कि आपको डिफरेंस ना मिल जाए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो उस केस में आपको ये करना है कि डबल बॉन्ड को आप इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में समझिए। सो ए मल्टीपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू द सेम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड को उतना ही नंबर का सिंगल बॉन्ड में समझिए। जैसे कि इस कंपाउंड में देखिए, इसको कैसे समझिएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। हालांकि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम इस डबल बॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो इस डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड है, या हम कहें कि इसमें इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन होगा और एक यहाँ पे वैलेंसी ओपन होगा। इस दोनों वैलेंसी को हम लोग कार्बन से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए वाला जो कार्बन था कार्बन से कनेक्टेड था, इसलिए कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन था ये भी कार्बन से कनेक्टेड था, ए कार्बन। यानी कि प्रायोरिटी निकालने के लिए हम लोग अल्कीन को इस तरह के मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डबल बॉन्ड को हम लोग दो सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। और अगर दो बार डबल बॉन्ड है तो फिर हम लोग दो बार सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, जैसे अल्कीन का केस। इस केस में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड तो है आपका, और एक डबल बॉन्ड को अगर आप खत्म करेंगे तो दो सिंगल बॉन्ड देंगे, और किस किस एटम से जोड़ेंगे, एक कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो फिर यहाँ कार्बन ये आ गया। सेम चीज़ ऊपर भी, क्योंकि इस बॉन्ड को जब आप हटाएंगे तो फिर दो सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आप सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करिए प्रायोरिटी निकालने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो फिर आपको इस डबल बॉन्ड को खत्म करना पड़ेगा और दो सिंगल बॉन्ड ओपन करना पड़ेगा। मगर इस टाइम पे एक कार्बन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे आपको कार्बन आ जाएगा। अब CN बॉन्ड को क्या करेंगे, इस पर दो बार ओपन करना पड़ेगा, एक तो इस बॉन्ड के लिए ओपन कर लीजिए और दो डबल बॉन्ड एक ऊपर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड था, नाइट्रोजन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर कार्बन आ गया। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट जो हो गया वो ऐसा हो गया। सो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। उस केस में प्रायोरिटी निकालने के लिए आपको एक फिक्टिटियस काइंड, इमेजिनरी काइंड का मोलिक्यूल आपको बनाना पड़ता, फिर प्रायोरिटी आप डिसाइड करते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा, रैंक द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट in order of increasing priority according to the Chan-Ignolde Prelog rules। ये जो रूल हमने पढ़ा अभी, सीक्वेंस रूल, इसको हम लोग Chan-Ignolde Prelog रूल्स भी बोलते हैं। तो इस रूल के हिसाब से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो सबसे पहले चीज़ों को आसान करने के लिए हम ये करेंगे कि डबल बॉन्ड है उसको ओपन कर देते हैं, चीज़ें आसान हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो दो बॉन्ड, एक यहाँ ओपन हो जाएगा, एक यहाँ। ऑक्सीजन से कार्बन लगा देंगे, कार्बन से ऑक्सीजन लगा देंगे। यहाँ तो CH2Cl है, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे C है, O है, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा, कार्बन को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को कार्बन से कनेक्ट कर दीजिए, OH। यहाँ पे C है और इधर साइड में आपका यहाँ पे C है, इधर नाइट्रोजन है, OH लगा हुआ था,
एक बॉन्ड यहाँ पे इधर ओपन होगा, एक बॉन्ड इधर ओपन होगा, तो ओपन होने से नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बन आ जाएगा और यहाँ आपका CH3 है। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करिए, सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, कुछ भी पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। ये जो कार्बन है क्लोरीन से जुड़ा हुआ, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो क्लोरीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी 1 मिल जाएगा। इसके बाद इस कार्बन को देखिए, इधर साइड में ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो इसको दूसरा प्रायोरिटी मिल जाएगा। इस कार्बन को देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तीसरा प्रायोरिटी मिल जाएगा। और लास्ट में इसको मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से कम ही है, तो एक क्या हो गया, चौथा प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया, यानी सबसे कम प्रायोरिटी इसको है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है। डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्शन होता है, रोटेशन परमिसिबल नहीं होता, उसके कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात किए वो सिस ट्रांस के फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो EZ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। EZ थोड़ा स्पेशल है, हर जगह लगा सकते हैं, और सिस ट्रांस किसी खासी केस में लगा सकते हैं। या तो कहें, ऐसे कहें कि EZ नोमेनक्लेचर जनरल है, जो सभी मॉलिक्यूल में आप लगा सकते हैं जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अल्कीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।